बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक कृषि की नई तकनीक से जुड़ी जानकारियां पहुंचती हैं। मुलाकात करवाते हैं आपकी कामयाब किसान से और इसके अलावा सरकार की योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। तो हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। हमारा देश भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस संदर्भ में देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी अभी हाल में कुछ इस साल से देख रहे हैं कि हमारा देश जो है, जो G20 देशों का जो संगठन है उसकी मेज़बानी इस बार कर रहा है और इसके विभिन्न कार्यक्रम दिसंबर से ही शुरू हो गए थे, जिसमें कि विभिन्न सरकारों के बीच में जो इसके जितने भी देश हैं 20 देश इसमें शामिल हैं। उसके अलावा कुछ जो देश ऑप्टेड देश भी हैं, उनके प्रतिनिधि सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, वैज्ञानिकों के स्तर पर और विभिन्न जो बैठकें हो रही हैं पूरे देश में, और ये लगभग 125 से अधिक बैठकें विभिन्न स्तरों पर इस साल में प्रस्तावित हैं। तो उसी के क्रम में जो अभी हाल में 17 से 19 अप्रैल के बीच में एक जो G20 देशों के जो कृषि के मुख्य वैज्ञानिक हैं उनकी बैठक आयोजित है, जिसमें कि लगभग 25 देशों से विभिन्न जो चीफ साइंटिस्ट हिस्सा लेंगे और ये लगभग 75 के आसपास विभिन्न वैज्ञानिक बाहर के देशों से आएंगे और हमारे देश के भी जितने भी वैज्ञानिक हैं उच्च स्तर पर वो भाग लेंगे। इसमें ये कार्यक्रम बनारस में रखा गया है, 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो है 4 विषयों पर चर्चा होगी। तो इसका जो उद्घाटन सत्र है वो 17 तारीख को होने के बाद जो 4 विभिन्न सेशन होंगे और उनमें 4 सेशंस में जो विश्वविख्यात जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो अपने पक्ष रखेंगे। तो पहला जो इसमें है, जो इसका टाइटल है इस G20 मीटिंग का, वैज्ञानिक जो मैक्स बोलते हैं इसको, मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, जिसका टाइटल है कि स्वस्थ लोगों एवं ग्रह के लिए टिकाऊ कृषि भोजन प्रणाली, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट। तो इसमें जो पहला सत्र उद्घाटन सत्र के बाद होगा वो है भोजन सुरक्षा में विज्ञान और तकनीकी का जो रोल है उस पर होगा, जिसमें कि 4 विभिन्न टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। तो पहला जो टॉपिक है उसमें हमारे देश से हमारे माननीय डॉक्टर RS परोदा, जो पहले के ICR के महानिदेशक भी रहे और डेयर के सचिव रहे,
और आज की डेट में जो हमारा एक टास एक संस्था वो चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं, तो उनका पहला जो रहेगा भाषण, जिसमें कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर एग्री फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन पे बात की जाएगी। उसके अलावा विभिन्न देशों से विश्वविख्यात वैज्ञानिक इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक इसमें कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट आज की देर बात में जो वातावरण में चेंज की बात हो रही है, तो उस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें एक वन हेल्थ पे बात की जाएगी। वन हेल्थ आज के डेट में एक नया कंसेप्ट है, जिसमें कि भूमि का हेल्थ, मनुष्यों का हेल्थ, पशुओं का हेल्थ और एनवायरनमेंट का हेल्थ। तो इन सभी चीज़ों को एक पुष्ट करके कैसे देखें कि वे सभी स्वस्थ रहें। तीसरा, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बल है कि डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल जो मोड पे बहुत ज़्यादा बल है, तो उस पर भी डिजिटल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट, तो उस पर चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी उसमें चर्चा की जाएगी, जिसमें कि देश से और विदेश से जो सक्सेसफुल मॉडल हैं उन पर चर्चा करके और किस तरह से इसको आगे हम किसानों के हित में ले जाएं, और जिससे कि क्लाइमेट रेजिलिएंस की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, मुनाफे की बात करें, वैल्यू चेन की बात करें, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो है अच्छी नई टेक्नोलॉजी पहुंचा सके। डिजिटल एग्रीकल्चर का प्रयोग करके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसान को तुरंत मिले, और उसी तरह से जो मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए किसान किस तरह से ज़्यादा अपनी फसल का मुनाफा कमा सके। तो इन बातों पर ये 3 दिन की चर्चा होगी, और निश्चित रूप से ये हमारे न कि हमारे देश के किसानों के लिए, बल्कि जो G20 के जितने भी हमारे राष्ट्र हैं उनके सभी के किसानों के लिए आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और इन सभी विषयों पर निश्चित रूप से सभी किसानों को बहुत ही इसका फायदा होने वाला है। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मिलेट्स के बारे में। इस साल को यानी साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रयास है कि पूरे विश्व में मिलेट को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और हमारा देश मिलेट हब बने। हमारी थाली तक मिलेट किस तरीके से पहुंच सकता है और कैसे इसके लाभ हम ले सकते हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। 2023 के साल को जैसे दुनिया मिलेट ईयर्स के रूप में मनाने जा रही है, तब मैं देश के पशुपालन मंत्री के नाते हमारे देश के किसानों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप इस मोटे अनाज की खेती की ओर अपना रुझान करें। इससे 2 बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो ये बड़ा पौष्टिक अनाज है, जो हमारी माल न्यूट्रिशन की अब कंप्लेन आ रही है, उसमें बच्चों की सेहत के लिए, माताओं की सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी और उपकारक है। उसकी पूर्ति इस अनाज के ज़रिए हम करवा सकते हैं। और हमारी परंपरा में तो पहले बाजरा और ज्वार ही हमारा मेन खुराक हुआ करता था। गेहूं तो मुझे लग रहा है कि हमारी हरियाली क्रांति आने के बाद उसका प्रसार हुआ है। तो पहले से ही हमारा यही कामकाज में आने वाला अनाज था, जिससे हमारी सेहत को बड़ा फ़ायदा हो रहा था। और अब कोरोना के बाद दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की ओर जिस प्रकार का रुझान बदला है, इसमें इस मोटे अनाज को, खास करके बाजरा और ज्वार जैसे अनाज को, रागी जैसे अनाज को दुनिया के लोग अब पसंद करना शुरू कर दिए हैं। और अभी 5 स्टार में बाजरे की रोटी मंगाना ये एक फैशन हो गया है। तो इसी डिमांड को परिपूर्ति करने के लिए किसानों को अपने खेती के जो भी संसाधन हैं उसमें इस मोटे अनाज को भी जगह देने का प्रयास करने से उनको भी अच्छे प्रोटीन युक्त आहार अपने विस्तार में अपने परिवार को भी मिलेगा, और देश और दुनिया के लिए भी इस मोटे अनाज की आपूर्ति में उनका कंट्रीब्यूशन करने का भी उसको एक संतोष मिलेगा। और मोटे अनाज की खेती करने के साथ साथ ही उनको अपने पशु के लिए भी अच्छा चारा अपने आप में मिल जाता है। तो इसी प्रकार और भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से कमान संभाली है, तब से उन्होंने इस मोटे अनाज, खास करके बाजरा और ज्वार, उनकी MSP बहुत बढ़ा दिया है। और बाजरा की MSP आज करीबन 2300 के आसपास चल रही है, और
ज्वार की एमएसपी करीबन 3,000 तक पहुंच गई है। तो इतनी अच्छी कीमत भी उसकी देने के जिस प्रकार से भारत सरकार ने प्रयास किया है, वो भी एक प्रकार से इस मोटे अनाज को बढ़ोतरी करने में बड़ी सहायभूत योजना रहेगी। मैं किसानों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जोत में, अपनी खेत में, अपने परिवार के लिए और अपने पशुओं के लिए इस मोटे अनाज को भी प्राधान्य देंगे। और इसी प्रकार हम विश्व में अपने मोटे अनाजों को मार्केटिंग में भी ले जाएंगे और मोटे अनाज में और ख़ास करके बाजरा का रोटला बनाने के कौशल को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करना चाहेंगे। तो जाना आपने कि सरकार मिलेट्स को लेकर कितने महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। मिलेट्स, जिन्हें हम पोषक अनाज, सुपर फूड और अब श्री अन्न के तौर पर जानते हैं। यूँ तो मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनके साथ चुनौती ये है कि कैसे इसके अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाएं जिन्हें हम अपने भोजन में शामिल कर सकें। इसी चुनौती को दूर करने के लिए अब कई तरह की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही हैं जो कि मिलेट्स की प्रोसेसिंग कर रही हैं और इससे अनेकों उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मसलन कुकीज़, मफिन, डोसा, उत्पम, कई तरह की चीज़ें अब बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में कृषि क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज खेती में तकनीक के बढ़ते उपयोग से देश भर के किसान और एग्रीप्रेन्योर्स सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाएगा। बिना प्रोसेस किए हुए श्री अन्न 20 से 25 रुपए किलो बिकते हैं, जबकि प्रोसेसिंग के बाद 4 गुना तक बढ़कर 25 से 100 रुपए प्रति किलो तक हो जाती है। ऐसे में श्री अन्न की प्रोसेसिंग किसानों और एग्रीप्रेन्योर्स के लिए कमाई का शानदार जरिया बन रही है। श्री अन्न की प्रोसेसिंग 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में श्री अन्न की साफ सफाई और छिलके हटाना जैसे काम शामिल हैं। प्रोसेसिंग से श्री अन्न सुपाच्य और भोजन योग्य हो जाते हैं। चूंकि प्रोसेसिंग के काम में काफी मेहनत और समय लगता है, इसीलिए इसके बेहतर विकल्प के तौर पर मिलेट डीहस्कर और डीहलर मशीनें उपलब्ध हैं, जो काम को कम समय में, कम लागत और कम मेहनत के साथ जल्दी और ज्यादा कर सकती हैं। मिलेट डीहस्कर और डीहलर के उपयोग से मिनरल्स का क्षय कम होता है और पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। इसीलिए आज के तकनीकी समय में इनका महत्व बढ़ जाता है। इनके इस्तेमाल से किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं। डेस्टोनर कम ग्रेडर कम एस्पिरेटर मशीन उच्च घनत्व वाले दानों को पीछे निकाल देता है, यानी भूसी और छिलने की प्रक्रिया के बाद हल्की भूसी वाले दानों को डिस्टोनर के सामने गिरा दिया जाता है, जो कि ग्रेडर में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग हो चुके कच्चे माल को एक प्रोडक्ट में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में पफ्स, स्नैक्स,
फ्लेक्स, इंस्टेंट इडली मिक्स, इंस्टेंट उपमा मिक्स, इंस्टेंट डोसा मिक्स, इंस्टेंट पोंगल मिक्स, इंस्टेंट लड्डू मिक्स, मूसली, सूजी और पास्ता, कुकीज, केक आदि बनाने के लिए सेकेंडरी प्रोसेसिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उरोली रोस्टर में ड्रम को 0.5 HP की मोटर की मदद से घुमाया जाता है। रोस्टिंग वाले हिस्से में LPG सिलेंडर होता है। सिलेंडर के साथ हीटिंग से एक समान हीटिंग संभव होती है। अनाज को रोस्ट करने में 10 से 20 मिनट तक समय लग सकता है। डबल स्टेज पल्वराइजर का उपयोग पाउडर के रूप में आटा पीसने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 2 ग्राइंडिंग चेम्बर होते हैं जो आटा बनाते हैं। इस मशीन से जरूरत के मुताबिक अलग अलग माइक्रोन के आटे विभिन्न आकार की छलनी से प्राप्त होते हैं। फ्लोर शिफ्टर मशीन आटे को अलग अलग ग्रेड, मोटे और महीन के हिसाब से छानने के लिए सबसे उपयुक्त है और इससे मिश्रण के बाद आटे को सीधे पैक किया जा सकता है। इसके सभी पार्ट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के लिए ये फ्लोर शिफ्टर काफी उपयोगी है। फ्लोर ब्लेंडर मशीन का उपयोग अन्य सामग्रियों के साथ मिक्सिंग के लिए किया जाता है। इसमें बारीक पाउडर और हल्के ग्राइंड किए आटे को एक साथ मिलाया जाता है। श्री अन्न उत्पादक किसान और एग्रीप्रेन्योर्स इन प्रोसेसिंग मशीनों के उपयोग से श्री अन्न को लोगों और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार कर सकते हैं और अपनी आय में भी अच्छी खासी बढ़त कर सकते हैं। यानी श्री अन्न की प्रोसेसिंग है बेहतर आय का शानदार जरिया। तो देखा आपने कि मिलेट्स को लेकर किस तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और आसानी से आप इन्हें खरीद सकते हैं और अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इनके पोषक तत्वों का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, बताएंगे आपको सरकार की योजनाओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ,
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आप तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं जो कि सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई हैं और खास तौर पर किसानों पर केंद्रित हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताते हैं ई-नैम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। हमारे किसानों को अपनी उपज का सही लाभ मिल सके और उनका समय भी ना बर्बाद हो, ऐसे में ई-नैम उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें हमने आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाई। आशा करते हैं कि इन जानकारियों से हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए YouTube पर भी कृषि दर्शन।
कृषि दर्शन के अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।